तो प्यारे बच्चों, लास्ट क्लास में हमने जो चैप्टर शुरू करा था, मतलब चैप्टर का नाम तो था इंट्रोडक्शन, जिसमें नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स के बारे में हमने पढ़ा था, राइट। ठीक है, तो एक बार फटाफट गो थ्रू करते चलते हैं। हमने क्या क्या पढ़ लिया था। पहले तो इंट्रोडक्शन में हमने पढ़ लिया था कि इकोनॉमिक्स कौन से ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ था, और इकोनॉमिया से, जिसका मतलब था हाउस होल्ड। 19वीं सेंचुरी तक क्या बोलते थे? पॉलिटिकल इकोनॉमी। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ था। किताब का नाम था वेल्थ ऑफ नेशन, क्योंकि एडम स्मिथ ने जो डेफिनेशन दी थी वो वेल्थ फोकस्ड थी, और किताब लिखी थी उन्होंने 1776 में, राइट। फिर उसका कंक्लूजन ये था कि उस डेफिनेशन के हिसाब से इकोनॉमिक्स के दो फंडामेंटल फैक्ट्स हैं। एक सही, यानी कि जो मीन्स होते हैं, यानी जो रिसोर्सेज होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, उसको हम बोलते हैं स्केयर्स या स्कार्स, और जो वांट्स होती हैं, इच्छाएं होती हैं, वो अनलिमिटेड होती हैं, है ना। तो इन दोनों को बोला था फंडामेंटल फैक्ट। लेकिन मॉडर्न इकोनॉमिस्ट ने इसको क्रिटिसाइज़ करा था। उन्होंने बोला था कि ये डेफिनेशन नैरो है। प्रैक्टिकली आज के डेट में इकोनॉमिक्स में बहुत सी और भी चीज़ें हम पढ़ते हैं, ऐसा मॉडर्न इकोनॉमिस्ट ने बोला था। उसके बाद दूसरा टॉपिक था बिजनेस इकोनॉमिक्स, जो हमने मेनली पढ़ा था। बिजनेस इकोनॉमिक्स में मैंने आपको बताया था कि एक तरफ हम इकोनॉमिक्स की थ्योरियाँ पढ़ते हैं, उस थ्योरी को बिजनेस में अप्लाई कर देते हैं, तो उसको बोलते हैं हम बिजनेस इकोनॉमिक्स। इसको अप्लाइड इकोनॉमिक्स भी बोलते हैं, मैनेजेरियल इकोनॉमिक्स भी बोलते हैं, राइट। जियोल्डीन ने भी यही बात बोली थी कि बिज़नेस पॉलिसियों को बनाने के लिए हम इकोनॉमिक एनालिसिस का यूज़ करते हैं, तो वो बिज़नेस इकोनॉमिक्स होती है। बाकी बिज़नेस इकोनॉमिक्स के दो सब्जेक्ट मैटर होते हैं, एक था माइक्रो, एक था मैक्रो। माइक्रो का मतलब था कि हम इंडिविजुअल यूनिट की पढ़ाई कर रहे हैं, स्टडी ऑफ ट्रीज़, और मैक्रो का मतलब था हम स्टडी ऑफ एग्रीगेट कर रहे हैं, पूरी इकोनॉमी एज अ होल पढ़ रहे हैं। माइक्रो को हम बोलते हैं प्राइस थ्योरी, और मैक्रो को बोलते हैं इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। माइक्रो के टूल्स और मैक्रो के टूल्स, बहुत बढ़िया। फिर माइक्रो का एग्जाम्पल था एक प्रोडक्ट का प्राइस, और मैक्रो में जनरल प्राइस लेवल। फिर सबसे इम्पॉर्टेंट हमने पढ़ा था बिजनेस इकोनॉमिक्स का नेचर क्या क्या होता है। तो एक तो ये आर्ट है, साइंस है, बेस्ड ऑन माइक्रो इकोनॉमिक्स है, एलिमेंट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स हैं, यूजेस थ्योरी ऑफ मार्केट है, और इट इज़ प्रैग्मेटिक है, और इट इज़ इंटरडिसिप्लिनरी है। इंटरडिसिप्लिनरी का मतलब था इसमें हाँ, बहुत सारे डिसिप्लिन्स को मिलाकर बनता है, ठीक है। और बाकी लास्ट था बिजनेस इकोनॉमिक्स नॉर्मेटिव होता है, और नॉर्मेटिव का मैंने आपको मतलब बताया था, सजेशंस देता है जिसमें आप वेरीफाई नहीं कर सकते हो, वो वैल्यू जजमेंट नहीं करता है, करता है, हाँ, वेरीफाई नहीं कर सकते, उन सब चीज़ों को हम नॉर्मेटिव बोल देते हैं, है ना। और उसका उल्टा होता है पॉजिटिव, जो सिर्फ फैक्ट बताता है, आप वेरीफाई कर सकते हो, वैल्यू जजमेंट ये नहीं करता है, राइट। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। चलो ठीक है, तो आज हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नए पेज से, नई कहानी से शुरू करते हैं, है ना। पॉइंट नंबर 3 दे सकते हैं, हालांकि ये भी है बिजनेस इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, और इसका नाम लिखते हैं स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, यानी कि बिजनेस इकोनॉमिक्स का स्कोप, दायरा। तो इसमें आप पेज के 2 बाइफरकेशन कर लेना। पहला होता है इंटरनल इश्यूज, और दूसरा होता है एक्सटर्नल इश्यूज। ठीक है, तो पहला होता है इंटरनल इश्यूज,
और दूसरा होता है एक्सटर्नल इश्यूज़। इंटरनल इश्यूज़ के ब्रैकेट में आप लिखना ऑपरेशनल इश्यूज़, और एक्सटर्नल इश्यूज़ के ब्रैकेट में एनवायरनमेंटल इश्यूज़। एनवायरनमेंटल इश्यूज़, ठीक है। तो बेसिकली टॉपिक का मतलब ये है कि जो बिज़नेस इकोनॉमिक्स होता है उसका दायरा, उसका स्कोप जो है हम अपने इंटरनल इश्यूज़ में भी यूज़ कर सकते हैं और एक्सटर्नल इश्यूज़ में भी यूज़ कर सकते हैं। या हम बिज़नेस इकोनॉमिक्स की अगर पढ़ाई की बात करें तो वो इंटरनल इश्यूज़ में भी अप्लाई होती हैं, वो एक्सटर्नल इश्यूज़ में भी अप्लाई होती हैं। अब ऑब्वियसली आपके मन में आएगा कि सर इंटरनल इशू क्या होता है और एक्सटर्नल इशू क्या होता है। तो इंटरनल इशू कहने का मतलब ये होता है कि जैसे मान लो मेरी एक फर्म है, ठीक है, मेरी एक फर्म है, फर्म मतलब कोई भी कंपनी मान लो, तो मेरी फर्म में तरह तरह की समस्याएं हो सकती हैं, कुछ ऑपरेशनल इश्यूज़ हो सकते हैं जो अभी हम लिखेंगे वैसे। तो जितने भी मेरी फर्म से रिलेटेड इश्यूज़ हैं उनको बोलते हैं इंटरनल इश्यूज़, जिनका समाधान यानी कि जिनका सॉल्यूशन भी मुझे ही करना है, जिनकी तकलीफ़ें भी मुझे ही हो रही हैं, है ना। जैसे हो सकता है किसी बच्चे को बुखार हो, किसी बच्चे को खांसी हो, किसी बच्चे को जुखाम हो, तो इसका मतलब तकलीफ़ में कौन है? खाली वो बच्चा। दवाई कौन खाएगा? वो बच्चा। तो उसको बोलेंगे इंटरनल इशू। लेकिन जब कोविड आया, तो कोविड जब आया तो वो तो एक ऐसा इशू था कि जिसमें सभी डर गए, सभी बीमार हो सकते थे, सभी प्रिकॉशन ले रहे थे, सभी दवाइयाँ खा रहे थे, सभी इंजेक्शन लगवा रहे थे। तो वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरी अकेले की प्रॉब्लम थी, तो उसको हम कह सकते हैं एक्सटर्नल इश्यूज़। तो ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं जो पूरी इंडस्ट्री को ही प्रभावित करती हैं, जिसका प्रभाव सभी पर पड़ता है, जिस पे हमारा कंट्रोल नहीं है, ये कुछ बाहर से चीज़ें हमें अफेक्ट कर रही हैं। तो ये सब चीज़ों को हम एक्सटर्नल इश्यूज़ कह सकते हैं। तो बिज़नेस इकोनॉमिक्स की पढ़ाई में हम इंटरनल इश्यूज़ भी देखते हैं, कवर्ड होते हैं, एक्सटर्नल इश्यूज़ भी कवर्ड होते हैं। अब वो कहाँ कवर्ड होते हैं वो भी लिखते हैं नीचे एक हाथ का निशान बनाकर। इंटरनल इश्यूज़ में आप लिखना कि हाथ का निशान बनाकर कि दीज कैन बी सॉल्व्ड बाय यूजिंग माइक्रो इकोनॉमिक्स, राइट। ठीक है, माइक्रो को हाईलाइट कर लेते हैं। दीज कैन बी सॉल्व्ड बाय यूजिंग माइक्रो इकोनॉमिक्स। इसको हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की मदद से सॉल्व कर सकते हैं। और एक्सटर्नल में लिख लेना हाथ का निशान बनाकर कि दीज कैन बी सॉल्व्ड बाय यूजिंग मैक्रो इकोनॉमिक्स, बाय यूजिंग मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्योंकि बिज़नेस इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ ही लिया कि हम दोनों चीज़ें कवर करते हैं, तो इसीलिए बिज़नेस इकोनॉमिक्स की स्टडी के अंदर माइक्रो और मैक्रो दोनों का यूज़ होता है। तो हमारे इंटरनल इश्यूज़ या एक्सटर्नल इश्यूज़, दोनों ही इश्यूज़ को हम बिज़नेस इकोनॉमिक्स के स्कोप के अंदर कवर कर लेते हैं। तो हमें एक लिस्ट लिखनी है कि ऐसे क्या क्या इंटरनल इश्यूज़ हो सकते हैं जो सिर्फ हमारी कंपनी को हो रहे हैं, है ना। तो कुछ इंटरनल इश्यूज़ लिखवाऊंगा, कुछ एक्सटर्नल इश्यूज़ लिखवाऊंगा, वो आपको याद रखने हैं मेनली। तो इंटरनल इश्यूज़ पहले लिख लेते हैं क्या क्या हो सकते हैं, एक एक बिंदी डाल के लिखते हैं। सबसे पहला इंटरनल इशू है डिमांड एनालिसिस एंड फोरकास्टिंग। इसमें आप डिमांड को हाईलाइट कर लो। दूसरा, पहले लिख लो फिर समझाता हूँ एक साथ, प्रोडक्शन एंड कॉस्ट एनालिसिस।
प्रोडक्शन एंड कॉस्ट एनालिसिस। तो इसमें आप प्रोडक्शन को और कॉस्ट को हाईलाइट कर लो। तीसरा, इन्वेंटरी मैनेजमेंट, इसमें आप इन्वेंट्री को हाईलाइट कर लो। चौथा, मार्केट स्ट्रक्चर एंड प्राइसिंग पॉलिसी, इसमें आप मार्केट को और प्राइसिंग पॉलिसी को हाईलाइट कर लो। पांचवा, रिसोर्स एलोकेशन, रिसोर्स एलोकेशन, इसमें कुछ मत हाईलाइट करो। छठा, कैपिटल एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजन, कैपिटल एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, इसमें आप इन्वेस्टमेंट को हाईलाइट कर लो। अगला, प्रॉफिट एनालिसिस, इसमें आप प्रॉफिट को हाईलाइट कर लो। और अगला, रिस्क एंड अनसर्टेनिटी एनालिसिस, इसमें आप रिस्क को और अनसर्टेनिटी को हाईलाइट कर लो। ठीक है, तो कितने सारे इंटरनल इश्यूज लिख लिए, बहुत सारे इंटरनल इश्यूज लिख लिए, है ना। तो क्या हैं ये इंटरनल इश्यूज, देखते हैं आप। तो देखो, ऊपर से ही शुरू करते हैं वन बाय वन। तो एक एक कीवर्ड पकड़ते हैं, एक एक कीवर्ड को देखते हैं कि क्या हमें वो कीवर्ड का मतलब आता है, क्या हम उस कीवर्ड का मतलब समझ पाए, वो देखते हैं। तो पहला करें शुरू, लिख लिया। तो देखो क्या क्या कीवर्ड्स हैं, एमसीक्यू में पूछ लेगा अपने में। तो देखो हमारा पहला एनालिसिस है डिमांड एनालिसिस एंड फोरकास्टिंग। चलो तो आपसे पूछना पहले, तो क्या आपको इसका मतलब समझ आया? तो क्या समझ आया बताओ। हाँ, क्या डिमांड हो सकती है। तो मान लो हमारा प्रोडक्ट है, मान लो ये लिप बाम मैं बनाता हूँ, तो हम ये एनालिसिस करेंगे कि यार इस मेरे प्रोडक्ट की डिमांड क्या होगी मार्केट में, या फ्यूचर में क्या डिमांड हो सकती है। तो हम अपने प्रोडक्ट का डिमांड का एनालिसिस करते हैं, भविष्य का एनालिसिस करते हैं, उसको बोलते हैं डिमांड एनालिसिस एंड फोरकास्टिंग। ठीक है। दूसरा लिखा है प्रोडक्शन एंड कॉस्ट एनालिसिस। इसका मतलब तो प्रोडक्शन का तो मतलब ये कि भाई कितना बनाऊं, कैसे बनाऊं, प्रोडक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उनका एनालिसिस करना। फिर इसको बनाने में जितनी कॉस्ट आ रही है, कहीं ज़्यादा तो नहीं आ रही, कम तो नहीं हो रहा, तो कॉस्ट का एनालिसिस। तो ये हो गया प्रोडक्शन एंड कॉस्ट एनालिसिस। ये हम माइक्रो के अंदर पढ़ते हैं, इनफैक्ट ये चैप्टर होते हैं। तीसरा हो गया इन्वेंट्री मैनेजमेंट। ये क्या हुआ? अब कितना स्टॉक हमारे पास है गोदाम में, दुकान में, उसको कहाँ रखना है, कितना संभाल के रखना है, कितना बना कर रखना है। तो अपने स्टॉक का भी हमको पूरा मैनेजमेंट करना पड़ेगा। तो ये भी हमारा इंटरनल इशू हो गया। मार्केट स्ट्रक्चर एंड प्राइसिंग पॉलिसी। हाँ, मार्केट में कितना भाव चल रहा है उस हिसाब से अपने प्रोडक्ट का प्राइस रखना। अब ये लिप बाम अगर मैं रख दूँ 500 रुपये का, तो कोई नहीं खरीदेगा। तो मुझे अपने प्रोडक्ट का मार्केट देखना है, अपने प्रोडक्ट की प्राइसिंग पॉलिसी के बारे में एनालिसिस करना है। ये भी एक इंटरनल इशू हो गया, बिल्कुल सही। रिसोर्स एलोकेशन का मतलब
तोड़ो, इस शब्द को तोड़ो। रिसोर्स का मतलब साधन। हाँ, तो जैसे मेरे लिए ये प्रोजेक्टर भी एक साधन है, पंखा भी एक साधन है, फर्नीचर भी एक साधन है, एसी भी एक साधन है, ये माइक भी एक साधन है, सब कुछ रिसोर्स है। तो अब रिसोर्स एलोकेशन का मतलब एलोकेट करना, मतलब सही जगह लगाना। अब अगर मान लो प्रोजेक्टर में अपने सर पे लगा लेता, माइक वहाँ टांग देता, पंखे नीचे रख देता, फर्नीचर छत पे टंगवा लेता, तो तब भी रिसोर्स तो वही है मेरे पास, लेकिन रिसोर्स का एलोकेशन कैसा था? बेकार। तो हमें ये भी तो सोचना है ना कि अपने साधनों को कैसे सही से लगाना है। तो इसको अंग्रेज़ी में कहते हैं रिसोर्स एलोकेशन, साधन सही जगह लगाना। ये भी हमारा इंटरनल इशू हो गया। अच्छा, कैपिटल एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजन। कितना पैसा चाहिए होगा, तो बिज़नेस में हम कितने रुपए निवेश करें, है ना? कितना चाहिए होगा और कितना पैसा डालना है बिज़नेस में। 1 करोड़ लगाऊं, 5 करोड़ लगाऊं, 10 करोड़ लगाऊं, 10 रुपए लगाऊं, तो ये भी हमारा अपना एक डिसीजन हो गया, इंटरनल इशू हो गया। प्रॉफिट एनालिसिस, कितना प्रॉफिट हो रहा है, कम तो नहीं हो रहा, बढ़ाऊं कैसे प्रॉफिट को, मुनाफे का पूरा एनालिसिस करना पड़ेगा, कहाँ से हो रहा है, इसमें एबनॉर्मल चीज़ें तो नहीं हैं, है ना, सारी चीज़ें। प्रॉफिट एनालिसिस ये भी मेरा एक इंटरनल इशू हो गया। रिस्क एंड अनसर्टेनिटी एनालिसिस मतलब थ्रेट्स तो नहीं है, कितना कंपटीशन हो सकता है, ठीक है। मतलब बिज़नेस के अंदर 100 तरह के रिस्क होते हैं, बिज़नेस के अंदर 100 तरह की अनसर्टेनिटी होती है। रिस्क का मतलब ऐसे होता है जोखिम, अनसर्टेनिटी का मतलब होता है अनिश्चितता। तो दोनों में क्या फ़र्क है? जैसे लॉकडाउन आ गया, अचानक से हो गया, तो ये हो गई अनसर्टेनिटी। और रिस्क एग्जाम्पल से मत समझाओ, चलो वैसे मूल डिफरेंस क्या है रिस्क और अनसर्टेनिटी? प्रिडिक्ट कर सकते हैं, मतलब रिस्क जो होता है वो फोरसीन होता है, ऐसा लिख सकते हैं, राइट। रिस्क जो होता है उसको आप प्रिडिक्ट कर सकते हो, उसको मतलब होता है फोरसीन, कैन बी प्रिडिक्टेड, है ना। रिस्क को आप फोरसीन प्रिडिक्ट कर सकते हो। तो जैसे मान लो आप 5वें माले पर चढ़ गए बिल्डिंग के, और वहाँ से आप सोच रहे हो कि अगर मैं नीचे कूदूँगा तो क्या होगा, तो आप जोखिम को मतलब प्रिडिक्ट कर सकते हो कि मेरे हाथ टूट जाएंगे, सर फट जाएगा, पैर टूट जाएंगे। तो अगर आप प्रिडिक्ट कर पा रहे हो तो वो रिस्क है। अनसर्टेनिटी जो होती है वो होती है अनफोर्सीन। अनफोर्सीन का मतलब है अचानक से, आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड, है ना। तो अब मान लो अचानक से अभी अगले सेकंड में धरती फट जाए, यहाँ भूकंप आ जाए, है ना, तो ये हमें नहीं पता, ठीक है ना। तो वो हो गई अनसर्टेनिटी। तो अनसर्टेनिटी को मतलब आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, आप अनुमान नहीं लगा सकते, क्योंकि वो कुछ भी हो सकता है। उसकी तीव्रता को आप नाप नहीं सकते। बिल्डिंग से कूदने की तीव्रता को फिर भी नाप सकते हो कि चलो पहले माले से कूदूंगा तो खाली हाथ टूटेगा, दूसरे माले से कूदूंगा तो 2 हाथ टूट जाएंगे, तीसरे माले से कूदूंगा तो 1 पैर भी टूट जाएगा, है ना। फिर भी आप अनुमान लगा सकते हो तीव्रता का। पर अनसर्टेनिटी जो होती है वो अनफोर्सीन होती है, उसको आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। हालांकि हम बाद में पढ़ेंगे, एक पॉइंट बहुत बाद में आएगा एक चैप्टर के अंदर, लेकिन अभी बता देता हूँ क्योंकि बात हो रही है। तो एक ऑथर ने इसीलिए ये बोला था कि जो मालिक होता है बिज़नेस का या जो ओनर होता है बिज़नेस का, क्योंकि वो अनसर्टेनिटी भी बियर कर रहा है, इसीलिए अल्टीमेटली उसको प्रॉफिट मिलना चाहिए एंटरप्रेन्योर को। तो एंटरप्रेन्योर बनना जो होता है वो बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि एंटरप्रेन्योर बनने का मतलब है आपको रिस्क भी लेना है और रिस्क के साथ साथ आपको अनसर्टेनिटी भी उठानी है।
तो उस ऑथर ने तो ये कहा था कि क्योंकि एंटरप्रेन्योर अनसर्टेनिटी भी उठाता है तो इसीलिए प्रॉफिट उसको मिलना चाहिए। तो ये हम वैसे बाद में पढ़ेंगे। तो अनसर्टेनिटी मतलब एक अनप्रिडिक्टेबल चीज़ होती है। तो ये सब हमारे इंटरनल इश्यूज़ हो गए। तो समझ आ गए इंटरनल इश्यूज़। और ये सब हमारे माइक्रो इकोनॉमिक्स में इनफैक्ट आगे चैप्टर्स भी आएंगे। काफ़ी चीज़ें तो आप इसमें आगे चैप्टर में पढ़ाई करोगे, है ना। अच्छा, अब उधर चलते हैं, राइट साइड पर चलते हैं। जो हमारे एक्सटर्नल इश्यूज़ हैं, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, जो हमारे नियंत्रण में नहीं है, जिसका प्रभाव सबको पड़ेगा, इस देश में जो भी है सबको इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो वो लिखते हैं, जैसे पहला हो गया टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। तो इसमें आप छोटे से 2 एरो बना लो, कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट। तो इसकी डिटेल वैसे तो हमें चैप्टर में आगे पढ़नी है, लेकिन अभी बता देते हैं लगे हाथ। अब हम किस इकनॉमी में पैदा हुए ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। आपका जन्म कहाँ हुआ ये आपके कंट्रोल में नहीं है ना। अब अगर आप यूएस में पैदा होते तो हो सकता है हम कहते कि भाई आप तो कैपिटलिस्ट इकनॉमी में कहीं ना कहीं पैदा हो रहे हो। या आपका जन्म अगर मान लो होता चाइना में या इंडिया में, तो इसका मतलब हम कह रहे हैं आप मिक्स्ड इकनॉमी में पैदा हो रहे हो, जहाँ पे थोड़ा सा सोशलिस्ट ज़्यादा है फैक्टर। हालांकि हम पढ़ेंगे ये इकनॉमियाँ क्या होती हैं, लेकिन आपका बिजनेस, आपकी फर्म, आपकी इंडस्ट्री किस इकोनॉमिक सिस्टम में ऑपरेट कर रही है वो आपके कंट्रोल में नहीं। अगर आप इंडिया में काम कर रहे हो तो ये आपके कंट्रोल से बाहर है कि यहाँ का इकोनॉमिक सिस्टम क्या है। अब आप वो तो चेंज नहीं कर सकते ना कि भाई आप बोलो कि भाई मैं तो यहाँ काम कर रहा हूँ, अब ऐसा करो इंडिया को कैपिटलिस्ट इकनॉमी बना दो, तो ऐसा तो होगा नहीं। वो तो जो है वो है। तो ये एक ऐसा फैक्टर हो गया, ये एक ऐसा इशू हो गया जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो इसको एक्सटर्नल इशू कह देते हैं। समझ आ गया? टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। दूसरा, स्टेज ऑफ बिजनेस साइकिल। स्टेज ऑफ बिजनेस साइकिल। बिजनेस साइकिल को हाईलाइट कर लेते हैं। हर बिजनेस की एक साइकिल होती है। साइकिल पहले किसको बोलते हैं वो बताया तो। साइकिल का सिंपल मतलब होता है, भाई साइकिल कहने का यहाँ मतलब होता है उतार चढ़ाव, है ना। तो आप नीचे भी जाओगे अपने जीवन में और ऊपर भी जाओगे। तो ऐसी बिजनेस का भी होता है, हर बिजनेस का होता है। हर बिजनेस में साइकिल होती है। जैसे रियल एस्टेट है ना, प्रॉपर्टी। एक ज़माना था कि भैया प्रॉपर्टी का बिजनेस बूम पर चले जा रहा था। फिर 2019 के बाद कोविड आया, फिर वो प्रॉपर्टी का बिजनेस नीचे चला गया। ऐसी रेस्टोरेंट बिजनेस, टूरिज़्म बिजनेस एक बार बहुत ऊपर जा रहे थे, फिर नीचे जाने लगे। तो हर बिजनेस में ये साइकिल चलती रहती है। हर बिजनेस की साइकिल होती है, उतार चढ़ाव। ये हमारा चैप्टर भी है वैसे, बिजनेस साइकिल। तो अब अभी बिजनेस में कौन सी साइकिल चल रही है तो आपके हाथ में नहीं है। अब मान लो जिस समय कोविड चल रहा था और आप उस समय एक नया रेस्टोरेंट खोल लेते, तो क्या वो रेस्टोरेंट चल रहा था आपका? बहुत मुश्किल था। तो क्योंकि उस समय उस बिजनेस की साइकिल डाउन पे चल रही है ना, तो वो आपके नियंत्रण में नहीं है। तो ये एक एक्सटर्नल इशू है कि कौन सी बिजनेस साइकिल की स्टेज अभी चल रही है ना। तो ये हमारे हाथ में नहीं होती, ये हमारा इशू नहीं होता। इसके बाद दूसरा मतलब तीसरा, जनरल ट्रेंड्स इन नेशनल इनकम, कॉमा एम्प्लॉयमेंट एटसेट्रा। जनरल ट्रेंड्स इन नेशनल इनकम, कॉमा एम्प्लॉयमेंट एटसेट्रा। जनरल ट्रेंड्स को भी हाईलाइट कर लेते हैं। अब इसका मतलब होता है कि कुछ देश
ऐसे हैं मान लो कि जहाँ पर नेशनल इनकम का ट्रेंड बढ़ता हुआ है ना, वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ती हुई है। प्रोग्रेसिव देश है, मान लो जापान है जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, है ना। अब जापान का जनरल ट्रेंड अच्छा चल रहा है। कट टू कोई दूसरा देश सोच लिया आपने कि भाई यहाँ पर तो प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हैं, देश की नेशनल इनकम भी कम जा रही है, एम्प्लॉयमेंट भी कम हो रहा है ना। तो कोई भी कंट्री ऐसा है जहाँ पर जनरल ट्रेंड बेकार चल रहा है। अब आप कहाँ ऑपरेट कर रहे हो तो वो तो आपके हाथ में नहीं है ना। पता चला जहाँ पर आपका बिजनेस है वहाँ पे पूरा देश ही बेचारा डाउन जनरल ट्रेंड से चल रहा है, तो फिर आपका बिजनेस भी बेचारा कहीं ना कहीं इफेक्ट हो जाएगा। और आप अगर किसी ऐसे देश में काम कर रहे हो जहाँ पे जनरल ट्रेंड्स अच्छे चल रहे हैं, लोगों की इनकम अच्छी चल रही है, एम्प्लॉयमेंट अच्छा चल रहा है, तो फिर आपका भी वहाँ पे काम अच्छा चलने की संभावना बढ़ जाएगी। तो ये भी एक ऐसा फैक्टर हो गया, ऐसा इशू हो गया जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो ये भी एक एक्सटर्नल इशू हो गया। तो समझ आ रहा है भाइयों बहनों, कोई भी अंग्रेजी में दिक्कत तो नहीं हो रही। जनरल ट्रेंड दोबारा ना, तो जनरल ट्रेंड का मतलब होता है, ट्रेंड का मतलब होता है कि किसी भी मतलब चीज़ का उतार या चढ़ाव, बढ़ना घटना। तो अगर कोई अच्छा देश है, मान लो जैसे आपने सोचा यूएसए, तो यूएसए में नेशनल इनकम भी ज़्यादा बढ़ रही है, एम्प्लॉयमेंट भी ज़्यादा बढ़ रहा है, लोग खुश हैं वहाँ पर, तो आपके बिज़नेस की प्रॉस्पेरिटी होने के चांस वहाँ पे थोड़े ज़्यादा होंगे। कट टू कोई दूसरा देश सोच लो मन में, जहाँ पर आपको लगता है कि नेशनल इनकम तो कम हो रही है, एम्प्लॉयमेंट भी कम हो रहा है, यहाँ पर देश में लोगों की मतलब प्रॉस्पेरिटी कम है, तो वहाँ पर आपके बिज़नेस का भी, आपकी फर्म का भी बिज़नेस चलना थोड़ा कम चांस रहेगा। तो ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो ये इशू को क्या बोल दिया, एक्सटर्नल इशू। हाँ, ऐसा भी सोच सकते हो, क्योंकि इधर लोग खर्च करना चाहते हैं, उधर लोग खर्च नहीं करना चाहते, राइट। इसी तरह एक और बहुत ही बड़ा एक्सटर्नल फैक्टर होता है वर्किंग ऑफ सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक को भी हाईलाइट कर लेते हैं। तो सेंट्रल बैंक कौन, मतलब इंडिया में आरबीआई, वैसे तो हर देश का अपना अपना होगा, तो कौन होता है वैसे वो हर देश का अपना अपना, मतलब इसका काम क्या है? बैंकों को सुपरवाइज करता है, इशू ऑफ करेंसी करता है, नई पॉलिसी फ्रेम करता है, मनी सप्लाई कंट्रोल करता है, सीआरआर वगैरह कंट्रोल करता है, गवर्नमेंट को फाइनेंशियली सपोर्ट करता है, फॉरेन एक्सचेंज को भी ये संभाल के रखता है, और बैंक रेट को बढ़ाना घटाना भी यही करता है, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को कंट्रोल भी यही करता है। तो अगर किसी देश में सेंट्रल बैंक मतलब काम कर रहा है अलग तरीके से, तो क्या वो आपके कंट्रोल में है? क्या आप उस पर नियंत्रण कर सकते हैं? क्या वो आपका इंटरनल इशू है? नहीं है ना। तो सेंट्रल बैंक कैसे काम कर रहा है, ये एक एक्सटर्नल इशू है, यानी कि उस पर आपकी कंपनी का, आपके फर्म का कंट्रोल तो नहीं है, वो तो अपने हिसाब से काम करेगा, आपको एडजस्ट करना पड़ेगा उसके हिसाब से, है ना। तो समझ गए वर्किंग ऑफ सेंट्रल बैंक, ये भी एक एक्सटर्नल इशू है। इसी तरह एक और पॉइंट, सोशल एंड पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, सोशल एंड पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, ये तो मुझे क्लास 12th का बिजनेस स्टडीज़ याद आ गया। सोशल एंड पॉलिटिकल एनवायरनमेंट यानी कि सामाजिक वातावरण कैसा है और राजनीतिक वातावरण कैसा है। तो सामाजिक वातावरण कैसा है, क्या ये आपके नियंत्रण में है? नहीं, क्योंकि भाई आप यूएस में काम करोगे तो वहाँ एक अलग कल्चर होगा, इंडिया में काम करोगे तो अलग कल्चर होगा। यूएस में तो वो मज़े से बीफ बर्गर भी बेच रहे हैं, लेकिन इंडिया में शायद नहीं बेच पाएंगे, तो क्योंकि सामाजिक पर्यावरण अलग है, कल्चर अलग है।
इसी तरह राजनीतिक, पॉलिटिकल, अफ़गानिस्तान में आप काम करोगे तो अलग रूल्स होंगे, इंडिया में काम करोगे अलग रूल्स होंगे, क्योंकि वहाँ के राजनीतिक कंडीशंस अलग हैं, यहाँ के राजनीतिक कंडीशंस अलग हैं। तो ये चीज़ें हमारे कंट्रोल में तो नहीं है, तो ये भी एक्सटर्नल इश्यूज हो गए। और एक पॉइंट और है इसमें, वो भी लिख लेते हैं। ऑर्गेनाइजेशंस लाइक ट्रेड यूनियंस, ट्रेड यूनियंस को हाईलाइट कर लेते हैं। ऑर्गेनाइजेशंस लाइक ट्रेड यूनियंस, अब ये क्या होता है? तो ट्रेड यूनियन बोले तो क्या करती हैं ऑर्गेनाइजेशंस? चलो तो एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ जस्ट समझाने के लिए। कुछ इंडस्ट्रीज़ ऐसी होती हैं, ये मैंने इंडस्ट्री बनाई है, ठीक है। इस इंडस्ट्री में बहुत सारी कंपनियां होती हैं, इस इंडस्ट्री में बहुत सारी फर्म्स हैं जो आप देख रहे हो। कुछ इंडस्ट्रीज़ ऐसी होती हैं जिनको अगर मज़दूरों की आवश्यकता हो अपनी कंपनी में, तो उनको मज़दूर देने वाली एक यूनियन होती है जिसको बोलते हैं ट्रेड यूनियन। तो ये एक संगठन है, क्योंकि मज़दूर जनरली माना ये जाता है, हम पढ़ेंगे आगे, मज़दूरों की बार्गेनिंग पावर कम होती है, तो आप उनको फिर एक्सप्लॉइट कर देते हो, है ना। आप भी करते होंगे, आपको घर में मज़दूर बुलाना हो तो आप उसको एक्सप्लॉइट करते होंगे, आप उससे काम भी ज़्यादा करवाओगे, खाने को भी नहीं दोगे, पैसे भी कम दोगे, करते हो ना एक्सप्लॉइट? नहीं करते? ठीक है, तो इसका मतलब आप मेरी तरह अच्छे लोग हो, है ना। लेकिन हर कोई तो अच्छा नहीं होता, है ना। तो हर कोई लोग तो अच्छा नहीं होगा, तो हर कोई लोग क्या करता है, जनरली मज़दूरों को एक्सप्लॉइट करता है। अब इसीलिए मज़दूर लोग क्या सोचते हैं, या मज़दूरों की क्या बना दी जाती है कि भाई एकता में शक्ति है, तो हम अपना एक यूनियन बना लेते हैं ताकि हम सब एक बॉडी की तरह काम करें और कोई हमें एक्सप्लॉइट ना कर सके। तो खैर ये कॉन्सेप्ट होता है। अब ट्रेड यूनियन जो होती है वो पूरी इंडस्ट्री में मतलब मज़दूरों को सप्लाई करती है, ऐसा समझ लो। तो अब ट्रेड यूनियन कैसा बिहेव कर रही है, या ट्रेड यूनियन कैसा काम कर रही है, क्या वो आपके कंट्रोल में है? नहीं है ना। कुछ ट्रेड यूनियंस अच्छे होते हैं जो सपोर्ट करते हैं इंडस्ट्री को, कुछ ट्रेड यूनियंस जो हैं वो अच्छे नहीं होते, वो इंडस्ट्री से उल्टा डिमांड्स रखते हैं। वो कहते हैं हमारी तनख्वाह बढ़ाओ, हम सिर्फ 6 घंटा काम करेंगे, हमें शाम को चाय के साथ 3 रस भी चाहिए। तो इसका मतलब ट्रेड यूनियन कैसी है, क्या ये आपके कंट्रोल में होगा? नहीं होगा। तो ये भी एक कैसा इशू हो गया? एक्सटर्नल इशू, एक्सटर्नल इशू। तो ये मतलब है। तो अगर आप राइट साइड वाले पॉइंटों को ध्यान से ऑब्जर्व करोगे, सारे पॉइंटों को, वो सब वो पॉइंट्स हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं है, या वो सब पॉइंट्स हैं जो सबको अफेक्ट करेंगे, पूरी इंडस्ट्री को अफेक्ट करेंगे। खाली ऐसा नहीं होगा कि आप ही को अफेक्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं होगा कि मोहल्ले में आप अकेले हो जो मतलब बेचारे अफेक्ट हो रहे हो, बाकी दुकानें अफेक्ट नहीं हो रही, ऐसा नहीं होगा। तो राइट साइड वाले सारे पॉइंट्स जो हैं वो एक्सटर्नल इशूज़ हैं, है ना। तो समझ आया पूरा टॉपिक? ठीक है। तो ये बेसिकली पूरा एक टॉपिक था, स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो इंटरनल इश्यूज़ या ऑपरेशनल इश्यूज़ वो लेफ़्ट वाले, और एक्सटर्नल इश्यूज़ या एनवायरमेंटल इश्यूज़ वो राइट वाले। चलो उसके बाद बढ़ते हैं नंबर 4। बस ये लास्ट टॉपिक है यूनिट 1 का, मतलब चैप्टर 1 के यूनिट 1 का लास्ट टॉपिक होता है। इसका नाम है इकोनॉमिक्स वर्सेस बिजनेस इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स वर्सेस बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो इसको हम थोड़ा ऐसे ही बना लेते हैं, एक टैबुलर फॉर्मेट सा ढांचा देकर, ठीक है। तो एक तरफ इकोनॉमिक्स बन गया, छोटा सा कॉलम बेसिस का भी बना लेते हैं, एक तरफ बिजनेस इकोनॉमिक्स बन गया, है ना। तो ये भी कई बार दिमाग में क्वेश्चन आता है ना, और ये हमारा टॉपिक भी है कि इकोनॉमिक्स में और बिजनेस इकोनॉमिक्स में क्या फ़र्क है।
तो पहली बात तो ये कि फ़र्क है या एक ही बात है? फ़र्क तो है, फ़र्क तो है। चलो तो देखते हैं, पहले मीनिंग लिखते हैं। चलो तो पहले मीनिंग लिखते हैं। इकोनॉमिक्स का काम क्या है लिखना? इट इन्वॉल्व्स framing the principles to solve problems। इसमें कीवर्ड को हाईलाइट कर लेना, वो है फ्रेमिंग। इट इन्वॉल्व्स फ्रेमिंग द प्रिंसिपल्स टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। और इसमें लिखना है इट इन्वॉल्व्स application of principles to solve problems। इसमें कीवर्ड है एप्लीकेशन। है ना? तो देखो पहला डिफरेंस वही है बिल्कुल मेन। इकोनॉमिक्स जो होता है, इकोनॉमिक्स का काम है क्या करना? सिर्फ फ्रेम करना, हाँ बनाना। वो सिर्फ प्रिंसिपल्स बनाता है। वो सिर्फ ये कहता है ऐसा होगा तो ऐसा कर लो, वैसा होगा तो वैसा कर लो, जैसा होगा तो नैसा कर लो, नैसा होगा तो चैसा कर लो। तो इकोनॉमिक्स का काम सिर्फ क्या है? बनाना। वो सिर्फ पॉलिसियाँ या प्रिंसिपल्स फ्रेम करता है। लेकिन बिजनेस इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ा, कल भी पढ़ा, कि उसका काम क्या है? अप्लाई करना, राइट। तो इसीलिए वर्ड है एप्लीकेशन। इसका काम है कि ये सारे प्रिंसिपल्स को अप्लाई करता है, राइट। तो इसका का नाम है बिजनेस इकोनॉमिक्स। इसी तरह दूसरा कैरेक्टर। इकोनॉमिक्स का कैरेक्टर मतलब इकोनॉमिक्स बेस्ड होती है, ऐसा भी मान सकते हो कि इट इज़ माइक्रो इकोनॉमिक एंड मैक्रो इकोनॉमिक इन कैरेक्टर। तो इसमें दोनों को हाईलाइट कर लेते हैं। इट इज़ माइक्रो इकोनॉमिक एंड मैक्रो इकोनॉमिक इन कैरेक्टर, यानी कि ये दोनों पर ही बेस्ड होती है एक तरह से। इसका कैरेक्टर जो है, इसका बेसिस जो है वो माइक्रो भी है, मैक्रो भी है, क्योंकि इकोनॉमिक्स एक वाइडर टर्म है, इसमें सब आ गया। लेकिन बिजनेस इकोनॉमिक्स जो होती है, बताओ? हाँ, क्योंकि ये माइक्रो पर बेस्ड है। याद है, पढ़ा था ना नेचर कि ये किस पर बेस्ड होती है? माइक्रो पर, क्योंकि इसमें हमें डिसीजंस लेने हैं, इसमें हमें एप्लीकेशंस करनी है। तो इट इज़ माइक्रो इकोनॉमिक इन कैरेक्टर। इट इज़ माइक्रो इकोनॉमिक इन कैरेक्टर। उसके बाद तीसरा, ये भी बड़ा अच्छा पॉइंट है, नेचर। किसका नेचर कैसा है? तो इकोनॉमिक्स का है इट इज़ पॉजिटिव एज वेल एज नॉर्मेटिव। अब इकोनॉमिक्स तो दोनों ही हैं, कुछ भी हो सकती है इकोनॉमिक्स तो, क्योंकि इकोनॉमिक्स एक वाइडर टर्म है, तो वो पॉजिटिव भी हो सकती है, वो नॉर्मेटिव भी हो सकती है। लेकिन बिजनेस इकोनॉमिक्स हमने पढ़ा था, हाँ, तो इट इज़ नॉर्मेटिव। ये सिर्फ सजेशंस देती है, इसका काम ही है सजेशंस देना, तो इट इज़ नॉर्मेटिव ओनली। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स जो है वो एक नैरो कॉन्सेप्ट है, क्योंकि वो सिर्फ हमको सजेशंस देती है, उसका नेचर है नॉर्मेटिव। इसी से अगला पॉइंट भी बन सकता है स्कोप। तो इट हैज़ वाइडर स्कोप। इकोनॉमिक्स का स्कोप बहुत वाइड है, बड़ा है, ज़्यादा है, क्योंकि इकोनॉमिक्स में तो सब कुछ आ गया। जबकि बिजनेस इकोनॉमिक्स में लिखेंगे इट हैज़ नैरो स्कोप।
इसका स्कोप लिमिटेड है क्योंकि हम इसको सिर्फ अप्लाई कर रहे हैं, ये सिर्फ एप्लीकेशन है, तो ये थोड़ा सा छोटा कॉन्सेप्ट है। इसके अलावा और भी लिख सकते हैं कुछ अच्छे पॉइंट्स, जैसे एक लिख सकते हैं कंसर्न्ड विद मतलब कि इकोनॉमिक्स किससे कंसर्न है। कंसर्न मतलब कि वो क्या बताता है, उसका मेन फोकल पॉइंट क्या है। तो कंसर्न विद में लिखते हैं इसमें ऑल थ्योरीज, ऑल को हाईलाइट कर लेते हैं, है ना। सारी थ्योरियाँ इकोनॉमिक्स के लिए कंसर्न है क्योंकि इकोनॉमिक्स में तो हम सब कुछ पढ़ते हैं, प्रोडक्शन भी, कंजम्पशन भी, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम भी, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम भी, मार्केट भी, मतलब ऑल थ्योरीज, इट इज़ कंसर्न विद ऑल थ्योरीज। और बिजनेस इकोनॉमिक्स पता है सिर्फ किससे कंसर्न है? नहीं, मार्केट भी नहीं, प्रॉफिट थ्योरीज। क्योंकि बिजनेस को क्या चाहिए? प्रॉफिट। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स तो यही बताने में बस दिलचस्पी रखता है कि भाई तुम्हें क्या करना चाहिए जिससे प्रॉफिट हो। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स की थ्योरी कंसर्न है सिर्फ प्रॉफिट से रिलेटेड, क्योंकि बिजनेस इकोनॉमिक्स का फोकस है कि भाई बिजनेस को क्या करना चाहिए, तो इसीलिए उसकी थ्योरीज कंसर्न है सिर्फ प्रॉफिट से, तो प्रॉफिट थ्योरीज, तो वो कंसर्न है सिर्फ प्रॉफिट थ्योरीज से। इसी तरह एक और पॉइंट लिख सकते हैं, कॉन्सेंट्रेशन तो उसमें लिखते हैं इकोनॉमिक्स में कि इट कॉन्सेंट्रेट्स ओनली ऑन इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ अ प्रॉब्लम। इकोनॉमिक एस्पेक्ट को हाईलाइट कर लेते हैं और उसमें लिखते हैं इट कॉन्सेंट्रेट्स ऑन बोथ इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स ऑफ अ प्रॉब्लम। ये एक बड़ा अच्छा पॉइंट है, अभी समझाता हूँ आपको। तो इसमें हाईलाइट कर लेते हैं इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक। तो इसका मतलब क्या है वो समझा देता हूँ आपको। इकोनॉमिक्स जो होता है वो किसी भी प्रॉब्लम का सिर्फ क्या देखता है, आर्थिक नज़रिए। जैसे कोई भी प्रॉब्लम मान लेते हैं, जैसे लेट से ये बिजनेस है, अब इस बिजनेस को कोई भी प्रॉब्लम हुई है ना, मान लो इसके मजदूरों ने हड़ताल कर दी। अब इकोनॉमिक्स तो कहता है कि भाई इसमें कोई थ्योरी इसकी कोई थ्योरी है क्या? वो कहता है कोई थ्योरी नहीं है। तो इकोनॉमिक्स कहता है मुझे नहीं पता। तो इकोनॉमिक्स जो है उसका नज़रिया है सिर्फ आर्थिक एस्पेक्ट। वो किसी भी प्रॉब्लम में सिर्फ क्या देखता है, इकोनॉमिक एस्पेक्ट, क्योंकि ये एप्लीकेशन तो सिखाता ही नहीं ना, ये तो बताता ही नहीं कि क्या करना चाहिए। तो इट इज़ ऑल अबाउट थ्योरेटिकल। तो इसको सिर्फ क्या देखना है, इकोनॉमिक एस्पेक्ट। लेकिन अगर यही सेम प्रॉब्लम अगर इधर आ जाए मान लो, तो बिजनेस इकोनॉमिक्स जो होता है, बिजनेस इकोनॉमिक्स वो इकोनॉमिक के साथ साथ नॉन इकोनॉमिक एस्पेक्ट भी देखता है। वो बता सकता है कि अच्छा स्ट्राइक हो गई है मजदूरों की, तो चलो एक काम करो, ऐसा करो, उन्हें पहले ठंडा पानी पिलाओ और फिर उसके बाद उनको शाम को मीटिंग पे बुलाओ ताकि उनसे बात कर सके। तो ये इकोनॉमिक एस्पेक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी बिजनेस इकोनॉमिक्स का नेचर क्या होता है, नॉर्मेटिव। वो बिजनेस के लिए सोचता है, वो बिजनेस के बेहतरी के बारे में सोचता है, तो वो हर पहलू को कवर करेगा। वो इकोनॉमिक एस्पेक्ट भी सोचेगा, वो नॉन इकोनॉमिक एस्पेक्ट भी सोचेगा, क्योंकि बिजनेस इकोनॉमिक्स जो होता है उसका काम है बिजनेस को
मतलब आगे लेके जाना या बिजनेस की हेल्प करना। तो इसीलिए बिजनेस इकोनॉमिक्स दोनों एस्पेक्ट्स को कवर करता है। तो क्लियर हो गया? तो ये वाला पॉइंट एमसीक्यू में आ रखा है एग्जाम में, है ना, तो अच्छा पॉइंट है। इसी तरह एक और, वैलिडिटी ऑफ अजम्पशन, वैलिडिटी ऑफ अजम्पशन। तो वैलिडिटी ऑफ अजम्पशन में इकोनॉमिक्स में लिखना है, इट इज बेस्ड ऑन सर्टेन assumptions, it is based on certain assumptions। तो पूरी की पूरी इकोनॉमिक्स तो assumptions पर ही बेस्ड है, इट इज़ बेस्ड ऑन सर्टेन assumptions। तो पूरी इकोनॉमिक्स किस पर बेस्ड है? assumptions पर बेस्ड है। तरह तरह की assumptions होती हैं, अगर शायद आपको याद भी हो या कभी सुना हो, ऐसे बहुत से assumption होते हैं। कभी हम कह देते हैं कंज्यूमर रैशनल है, कभी हम कह देते हैं प्राइस चेंज नहीं होगा, कभी हम assumption कह देते हैं टेक्नोलॉजी चेंज नहीं होगी। तो पूरी इकोनॉमिक्स में बहुत सारे क्या होते हैं? assumptions होते हैं, है ना। तो इट इज़ बेस्ड ऑन सर्टेन assumptions। लेकिन बिजनेस इकोनॉमिक्स में देखो लिखते हैं सम assumptions become invalid when applied। अब एक्चुअल में थोड़ी ना ये सब बातें चलती हैं, तो प्रैक्टिकली तो ये सब assumption, या ये सब तो नहीं, मतलब काफ़ी assumptions इनवैलिड हो जाते हैं जब हम उन्हें अप्लाई करते हैं। जैसे मैं एक और एग्जांपल देकर अगर आपको समझाऊं अच्छे से, हम एक आगे चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें एक ऑथर ने ये बोला कि जब आप कोई प्रोडक्ट कंज्यूम करते हो, मान लो आपने एक बर्गर खाया, तो बर्गर खा के आपको मज़ा आएगा, सेटिस्फैक्शन मिलेगा। तो एक ऑथर ने तो ये भी बोल दिया कि आप उस सेटिस्फैक्शन को मेजर कर सकते हो, है ना। उन्होंने अजम्पशन रखी कि कंज्यूमर जो है अपने सेटिस्फैक्शन को मेजर कर सकता है, ये उन्होंने एज्यूम कर लिया। लेकिन आज आपसे कोई कहे प्रैक्टिकली कि बताओ मेजर करके कितना मज़ा आया, तो आप मेजर तो नहीं कर सकते ना। आप यही तो बोल सकते हो कि भाई पानी पिया तो मुझे अच्छा लगा, मज़ा आया, लेकिन मैं अगर पूछूं कितना मज़ा आया, तो आप उसको मेजर तो नहीं कर सकते ना। आप अपनी हाइट मेजर कर सकते हो, वेट मेजर कर सकते हो, डिस्टेंस मेजर कर सकते हो, मज़े को तो नहीं मेजर कर सकते ना। तो प्रैक्टिकली कुछ अजम्पशंस इनवैलिड हो जाती हैं। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स में जब हम प्रैक्टिकली चीज़ें अप्लाई करते हैं तो बहुत सारे अजम्पशंस इनवैलिड हो जाते हैं, जबकि इकोनॉमिक्स में बहुत सारी चीज़ें अजम्पशंस पर ही बेस्ड हैं। इकोनॉमिक्स में बहुत सारी थ्योरियाँ अजम्पशंस पर बेस्ड हैं जो हम पढ़ेंगे। तो इट इज़ ऑल अबाउट इकोनॉमिक्स। चलो, तो पहले मुझे इतना बताओ कि सबको अच्छे से समझ आया भाइयों बहनों? कोई भी दिक्कत तो नहीं? तो इस पे ना क्वेश्चन आ जाता है, तो ये पूरा टॉपिक आप ऐसा ही कर लो, इसको मार्क ही इम्पॉर्टेंट कर लो। इकोनॉमिक्स और बिजनेस इकोनॉमिक्स का डिफरेंस मतलब इम्पॉर्टेंट रहता है। चलो, तो अब एक बार बुक से ग्लैंस दिलवा देता हूँ आपको, क्योंकि बुक अभी आप में से कई बच्चों के पास अगर नहीं है तो एक ग्लैंस देखते हैं। तो देखो, आज जो पढ़ा उसको याद करो। आज हमने कहाँ से शुरू करा था? स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स से, है ना। अब हमने कहा था कि बिजनेस इकोनॉमिक्स का स्कोप कहाँ कहाँ लग जाएगा। एक पहला कौन सा इशू था? इंटरनल या ऑपरेशनल। और इंटरनल या ऑपरेशनल इश्यूज़ में हम कौन सी इकोनॉमिक्स? माइक्रो इकोनॉमिक्स का यूज़ कर सकते हैं। और फिर हमने क्या क्या इंटरनल इश्यूज़ लिखे थे? देखो, डिमांड एनालिसिस एंड फोरकास्टिंग, एक क्या लिखा था? प्रोडक्शन एंड कॉस्ट एनालिसिस, एक क्या लिखा था? इन्वेंट्री मैनेजमेंट, मार्केट स्ट्रक्चर एंड प्राइसिंग थ्योरी या प्राइसिंग पॉलिसी, रिसोर्स एलोकेशन, प्रॉफिट एनालिसिस और लास्ट
रिस्क एंड अनसर्टेनिटी एनालिसिस। तो ये सारे कौन से इशू थे? इंटरनल। फिर दूसरे इश्यूज थे एक्सटर्नल या एनवायरमेंटल, जिनको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? मैक्रो इकोनॉमिक्स से। उसमें हमने कुछ कुछ पॉइंट लिखे थे, जैसे टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, बिजनेस साइकिल की स्टेज, जनरल ट्रेंड्स, पॉलिसियाँ, इंडस्ट्रियल पॉलिसियाँ, अच्छा, या फिर वर्किंग ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर या कैपिटल मार्केट सेक्टर, ऑर्गेनाइजेशंस, एग्जाम्पल था ना ट्रेड यूनियन, सोशल पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। मतलब पॉइंट ये कि ये जितने भी यहाँ पर बातें लिखी हैं ये सब हमारे कंट्रोल में नहीं थे, तो एक्सटर्नल इश्यूज़। फिर मेन टॉपिक हमने यहाँ कवर करा कि इकोनॉमिक्स और बिजनेस इकोनॉमिक्स में क्या फ़र्क होता है। तो वो यहाँ पर आपको अलग अलग खूब सारे बेसिस के साथ दे रखे, तो आप देखोगे तो आप और खुद समझ जाओगे कि इकोनॉमिक्स में हम क्या करते हैं? फ्रेम करते हैं, जबकि बिजनेस इकोनॉमिक्स में अप्लाई करते हैं। इकोनॉमिक्स में माइक्रो और मैक्रो दोनों हैं और उसमें सिर्फ इकोनॉमिक्स में हम पॉजिटिव और नॉर्मेटिव दोनों हैं, जबकि वहाँ पे सिर्फ नॉर्मेटिव है। इकोनॉमिक्स का स्कोप वाइड है और उसका स्कोप नैरो है। इकोनॉमिक्स के अंदर मतलब हम सारी थ्योरियाँ पढ़ते हैं, जबकि बिजनेस इकोनॉमिक्स में हम सिर्फ प्रॉफिट थ्योरियाँ पढ़ते हैं, और इस तरह से एंड 2-3 डिफरेंस और। तो समझ आया सबको? तो बेसिकली ये जो था ये आपका यूनिट 1 ख़त्म हुआ था पूरा, है ना। तो यहाँ तक जब हम पढ़ लेते हैं तो एक यूनिट ख़त्म हो जाता है चैप्टर 1 का, यूनिट 1 बेसिकली, है ना। यूनिट 2 क्योंकि अगली एक कहानी पर बेस्ड होगा तो उसको आज टच नहीं करते, लेकिन समझ आया आज जो पहले जितना पढ़ा? चलो परफेक्ट।